तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जापानीज हॉरर फिल्म को। इस मूवी का नाम है अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन। आपको याद होगा कि मैंने कुछ साल पहले एक बहुत ही बढ़िया जापानीज कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी का एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था नोरोई द कर्स। और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उस तरह का ही है, तो आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। वीडियो लंबी है लेकिन एंड में बहुत ही खतरनाक असली पत्ते खुलते हैं और मूवी वाकई में बहुत ही खतरनाक है, काफी डेंजरस है। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन हाई रेटेड तमिल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है सुझल द वोर्टेक्स। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। जरूर देखना, काफी बढ़िया है। IMDb रेटिंग 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई उसको देखता है तो 3 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसने ऑनलाइन एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर वो ये बोल रही थी कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और वो लोगों से उसे ढूंढने के लिए मदद मांग रही थी। उस लेडी के फोरहेड पर चोट भी लगी हुई थी। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मैगजीन कंपनी के चीफ एडिटर सायामा को देखते हैं। उसके जूनियर ओजावा को भी दिखाया जाता है। ओजावा सायामा को अरेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि सायामा कई दिनों से एक फीचर मैगजीन की स्टोरी रीड करने के लिए एक सुपरनैचुरल केस पर काम कर रहा था। सो जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि फीचर मैगजीन वो मैगजीन होती है जिसके अंदर किसी स्टोरी से रिलेटेड फैक्ट्स बताए जाते हैं और ये सेम एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ही होती है लेकिन लिखित भाषा में। सो बेसिकली उनकी ये मैगजीन अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस केसेस को कवर करती है, लाइक सुपरनैचुरल एक्टिविटीज, मिस्टीरियस वे से लोगों का गायब होना, गोस्ट साइटिंग्स और भी कई सारी चीजें। लेकिन सायामा किसी केस पर काम कर रहा था और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि आखिरकार वो किस पर काम कर रहा है। खैर अब सायामा को अपनी फीचर कंप्लीट करनी थी तो वो ओजावा को घर भेज देता है क्योंकि वो बेसमेंट में जाकर अपनी फीचर पर काम करने लगता है। आखिरकार वो अपनी फीचर कंप्लीट कर लेता है और उसने किसी तरह का मैप बनाया हुआ था। लेकिन तभी हम बेसमेंट के अंदर किसी को भागते देखते हैं और अचानक से ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और इससे सायामा बहुत डर गया था कि तभी कोई सायामा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो एक शब्द बोलता है, ओए। और उस पर्सन की आवाज इतनी भयानक थी कि सायामा इससे बहुत डर जाता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीछे सेम उसकी तरह दिखने वाला एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी एक आंख पर आई पैच लगा हुआ था। अब वो आदमी सायामा की तरफ हाथ बढ़ाता है और सायामा की उसी आंख में से ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस निकलने लगता है जिस आंख पर उस आदमी ने आई पैच पहना हुआ था। फिर सायामा के हाथ से वो मैप नीचे गिर जाता है और उसकी आंख से निकला हुआ सब्सटेंस उस मैप पर गिर गया था। खैर अब यहाँ पर हमको मूवी का नाम दिखाया जाता है जो कि है अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन। सो बेसिकली किंकी जापान की एक रीजन है, जैसे इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया है, वैसे ही जापान के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे रीजन्स हैं। खैर इसके बाद में हम चिहिरो नाम के एक राइटर और रिपोर्टर को देखते हैं जो पहले उसी कंपनी में काम करा करती थी जिस कंपनी के लिए सायामा काम करता है। अब चिहिरो को फिर से उसी कंपनी ने हायर किया था और चिहिरो वही लेडी है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ पर चिहिरो के फोरहेड पर कोई भी चोट नहीं है, यानी कि उसे चोट मूवी में आगे लगने वाली है और वो हेल्प भी मांगेगी। और यहाँ पर अभी हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर आखिरकार उसे चोट वगैरह कैसे लगी थी। खैर इसके बाद में चिहिरो जो है वो ओजावा से मिलती है। ओजावा चिहिरो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। ओजावा उसको सारी बात बताता है कि सायामा और सायामा की बीवी कल रात से ही गायब हैं और वो उन फीचर का सारा डेटा भी अपने साथ ले गया है। अब कंपनी से प्रेशर आ रहा है कि वो उस फीचर को किसी भी तरह से रिकवर करे और इसलिए उन्होंने चिहिरो को बुलाया है ताकि वो उस फीचर मैगजीन पर फिर से शुरुआत से काम कर सके और पूरी फीचर को कंप्लीट भी कर पाए। फिर ओजावा चिहिरो को बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर सायामा ने अपने फीचर से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग और डेटा रखा हुआ था, लेकिन जो कंप्लीट फीचर का डेटा था वो वहाँ पर नहीं था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स थी और टेप्स थी, पेन ड्राइव्स भी थी और बहुत सारे नोट्स भी थे। उन दोनों को किसी भी तरह से उन सारी टेप्स को, रिकॉर्डिंग्स को और नोट्स को कनेक्ट करना था और पता लगाना था कि सायामा किस स्टोरी पर काम कर रहा था। यानी कि अभी तक इनको पता ही नहीं है कि आखिरकार वो काम किस चीज पर कर रहा है, ना ही कंपनी को इस बारे में आइडिया था। हो सकता है कि यहाँ पर सायामा ने कहा होगा कि वो ऐसी चीज पर काम करेगा जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है, लेकिन उसने इस चीज को सीक्रेट रखा होगा। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कई सारी कंपनीज होती हैं तो कंपटीशन से कौन यहाँ पर इंसान आया हुआ होगा कंपनी के अंदर और कौन इस चीज को लीक कर दे, इसलिए शायद से ऐसा करा गया होगा। खैर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते चिहिरो को वहां पर 2 टेप्स मिल जाती हैं, पर इस पर ईयर 1985 लिखा हुआ था और दूसरी वाली पर साल था 2002, यानी कि वो टेप्स बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और जिस भी कहानी पर सायामा काम कर रहा था उसकी स्टार्टिंग 40 साल पहले हुई थी। खैर वहां पर पहले वो 1985 वाले टेप को देखते हैं और उसमें एक छोटी बच्ची के गायब होने की न्यूज रिकॉर्डिंग थी और उसमें बताया गया था कि एक बच्ची स्कूल से आते वक्त अचानक
अचानक गायब हो गई। और जब वो गायब हुई तो उस टाइम वो बच्ची अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घर जा रही थी और उसकी डिसअपीयरेंस के कुछ ही दिन बाद उस बच्ची के ग्रैंडपा ने एकदम से खुद को खत्म कर लिया था। फिर उस टेप में एक विटनेस की रिकॉर्डिंग भी थी जो कि न्यूज रिपोर्टर्स को बताता है कि जब वो आधी रात को उस डैम के पास वाले जंगल से गुजर रहा था तो उसने सड़क के पास एक बच्ची को खड़ा देखा था जो कि उस मिसिंग बच्ची जैसी ही लग रही थी। लेकिन जब वो बच्ची उसकी तरफ मुड़ी तो उसने ये देखा कि उस बच्ची की दोनों आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे कि उसकी आंखों में बड़े बड़े होल्स हों। फिर इसके बाद में चिहिरो और ओजावा 2002 वाली रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसमें एक स्कूल अपने बच्चों को एक ट्रिप पर लेकर आया हुआ था और वो सभी दूर एक जंगल में बड़े लॉज में रुकते हैं। तभी उन सभी बच्चों में भगदड़ मच जाती है क्योंकि बाहर जंगल में से किसी आदमी की आवाज आ रही थी और वो आवाज बहुत ही भयानक होती है। वो आदमी भी यहाँ पर ओई वर्ड बोल रहा था। वो आदमी उन बच्चों को जंगल में बुला रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि उसके पास में पर्जिमोन है और पर्जिमोन एक ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है और जापान के अंदर ये फ्रूट बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट आपने यहाँ पर पक्का डोरेमोन में इसको देखा भी होगा। अब सभी बच्चे इन सब चीजों को प्रैंक समझ रहे थे और जंगल में अंधेरा होने की वजह से उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक एक एक करके उन स्कूल के बच्चों में जो लड़कियां होती हैं वो बेहोश होने लगती हैं और उनको सीजर्स आने लगते हैं, यानी कि दौरे पड़ने लगते हैं। तभी वो बाहर पेड़ के पीछे किसी चीज का हाथ देखते हैं और वो सभी चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ में ये वाली टेप भी खत्म हो जाती है। फिर चिहिरो ओजावा को बताती है कि वो टेप में जो बच्चों के साथ हुआ था वो एक बहुत ही फेमस स्टोरी थी और काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन सबको पता था कि उन सब की एक फुटेज थी और वो कभी भी रिलीज नहीं हुई थी। फिर ऐसे ही थोड़ा सा और सर्च करने पर उनको वहां पर 2013 की एक डिस्क मिलती है जिस पर टूरिंग 2013 लिखा हुआ था। चिहिरो और ओजावा उस सीडी डिस्क को प्ले करते हैं और उसके अंदर एक व्लॉगर की वीडियो थी। वो व्लॉगर अपनी बाइक पर कहीं घूमने जा रहा था, बेसिकली मोटो व्लॉगिंग, और रास्ते में वो जिस जगह पर भी रुक रहा था उन सब जगह की वीडियो को वो रिकॉर्ड करता चल रहा होता है। ऐसे ही वो एक पहाड़ पर जाता है जहाँ पर एक श्राइन थी। श्राइन एक तरह का छोटा मोटा मंदिर होता है जो कि अपने एंसेस्टर्स या फिर गॉड्स और डियटीज को चढ़ावा चढ़ाने के लिए बनाई जाती है। और वो व्लॉगर भी एक श्राइन पर आया हुआ था जिसकी एंट्रेंस पर एक टोरी था और जापानीज में उन गेट्स को टोरी बोला जाता है जो कि श्राइन्स या टेम्पल्स की एंट्रेंस पर होते हैं और ये गेट्स यूजुअली ब्लड रेड कलर के होते हैं। इनफैक्ट याद करो कि मैंने इस टाइप की कई सारी मूवीज भी एक्सप्लेन करी हैं जहां पर इसी तरह का रेड एंट्रेंस भी होता है। खैर वो व्लॉगर उस श्राइन पर जाता है जिसके अंदर ढेर सारी डॉल्स थी और वो जाकर उन डॉल्स को चेक करने लगता है और अचानक से उस व्लॉगर का कैमरा ग्लिच करने लगा था कि तभी उसका कैमरा नीचे गिर पड़ता है और अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है जो की थी ओई, और ये सेम वैसी आवाज थी जैसे कि उस स्कूल ट्रिप वाली वीडियो के अंदर थी, स्टार्टिंग के अंदर भी थी। इनफैक्ट सायामा ने भी यही सुनी थी। खैर फिर हम उस व्लॉगर को देखते हैं जो कि किसी की पोजीशन में आ गया था और वो अपना हाथ ऊपर करने लगता है और हम उसी की आवाज को फिर से सुनते हैं और वो रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ओजावा और चिहिरो को इतना तो पता चल गया था कि स्कूल ट्रिप वाली रिकॉर्डिंग और ये टूरिंग वाली रिकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उस लड़की की गायब होने वाली जो न्यूज वाली रिकॉर्डिंग थी वो इन सबसे कैसे कनेक्टेड थी ये उनको पता लगाना था और इसलिए वो दोनों सायामा का सामान चेक करने लगते हैं। उन्हें वहां पर एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिस पर लिखा था 2015 और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की स्ट्रीमिंग वीडियो थी जो कि हॉन्टेड घरों में घुसकर वहां पर घुमा करता था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया, यानी कि अपनी एक स्ट्रीम के दौरान ही। लेकिन क्योंकि उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे तो ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं चली। फिर इसके बाद में वो स्ट्रीमिंग वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर हम उसी स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर आया हुआ था जिसे लोग द हैंगिंग हाउस कहा करते थे। उनका ये भी कहना था कि वो घर हॉन्टेड है, श्रापित है और रोज रात को वहां पर एक लेडी और उसके बेटे का भूत दिखता है। खैर अब वो स्ट्रीमर घर के अंदर जाता है जहां पर हर जगह पर कुछ ताबीज थे और कुछ फंदे लटक रहे थे और फ्लोर में एक बहुत बड़ा होल भी था और उसी होल के सामने एक छोटी सी श्राइन भी थी। खैर अब उस स्ट्रीमर को भी डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स उसको देख रहे थे तो वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे एक रूम मिलता है जिसे बहुत ही अच्छे से बंद रखा गया था। शायद उसी रूम के अंदर कुछ था जिस वजह से उसे इतने अच्छे से बंद रखा गया था, लेकिन वो स्ट्रीमर बेवकूफ होता है और उसी रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है और अंदर भी सेम फंदे लटक रहे थे और वहां पर पूरी वॉल पर किसी तरह के पेपर्स थे जिन पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ था। उस सिंबल में एक गेट भी था, सेम श्राइन वाले गेट के जैसा, और गेट के सेंटर में एक व्यक्ति और गेट के चारों कॉर्नर्स में किसी तरह के जापानीज सिंबल्स थे। खैर उस स्ट्रीमर को वहां पर एक ड्रॉर भी मिलता है जिसके अंदर एक स्टूडेंट की पिक्चर थी और उसका कुछ सामान भी था और शायद से वो ड्रॉर उस बच्चे का था जो कि वहां पर रहा करता था और जिसका भूत उस जगह को हॉन्ट करता है। खैर अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी उस पिक्चर में उस लड़के की आंखें मूव होने लगती हैं और वो स्ट्रीमर इससे बहुत डर जाता है। वो कैमरा अपने फेस की तरफ शिफ्ट करता है कि तभी वो अपने पीछे किसी को यहाँ पर लटकता हुआ देखता है और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पर पक्का उस लड़के के साथ भी कुछ ना कुछ भयानक हुआ होगा।
खैर अब इसके बाद में चिहिरो और ओजावा को वहां पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें सायामा ने मेगोरो नाम के एक लड़के का इंटरव्यू लिया था और वो वीडियो असल में 2019 की थी, यानी कि 6 साल पुरानी। और उसमें मेगोरो सायामा को ये बताता है कि उसका सेतो नाम का एक फ्रेंड था और एक दिन सेतो और उसके कुछ और दोस्तों ने एक गेम खेलने का प्लान बनाया जिसके अंदर वो सभी अलग अलग स्केरी वीडियोस एक दूसरे को दिखाने वाले थे। और मेगोरो ने सेतो को वो वाली कर्स्ड वीडियो दिखाई थी जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जो भी उस वीडियो को देखता है वो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। और उस दिन के बाद सेतो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगा था और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद में मेगोरो सायामा को सेतो के अपार्टमेंट तक लेकर जाता है। और सेतो के अपार्टमेंट के बाहर भी हम एक सिंबल देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम उसी तरह का सिंबल था जैसे कि उस हैंगिंग हाउस के अंदर था। खैर ये इंटरव्यू यहीं तक होता है, लेकिन इसके आगे सायामा ने वो कर्स्ड वीडियो भी ऐड कर रखी थी जिसके अंदर ढेर सारी डिस्टर्बिंग रैंडम क्लिप्स थी। अब उन्होंने वो वीडियो अनजाने में देख तो ली थी तो उनको ये डर था कि कहीं वो भी यहाँ पर खत्म ना हो जाए, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि कई और लोगों ने भी तो उसको देखा ही होगा और वो सभी आज तक जिंदा होंगे, तो डरने वाली क्या बात है। खैर फिर इसके बाद में फिर से चिहिरो को दिखाया जाता है जिसने फिर से अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए हेल्प वाली वीडियो डाली थी और इस वीडियो के अंदर उसकी फोरहेड की चोट जो थी वो पहले से ठीक थी, यानी कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले सीन से थोड़े आगे दिन की वीडियो चल रही है, यानी कि यहाँ पर 2-3 टाइमलाइंस हमको दिखाई जा रही थी। खैर फिर हम ओजावा को देखते हैं जो कि पूरी रात बेसमेंट में काम कर रहा था, तो उसकी एक कलीग रेची उसे काम करने से मना करती है और वो उसे थोड़ा सा आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद में ओजावा बेसमेंट में जाकर फिर से वही श्रापित वीडियो देखने लगता है कि तभी वहां पर चिहिरो आ जाती है जिसको देखने की वजह से ओजावा चौंक जाता है। खैर अब ओजावा चिहिरो को बताता है कि उसे सर्च करने पर पता चल गया है कि कई जगहों पर सेम वैसे ही सिंबल्स लोगों के घरों के अंदर और घरों के बाहर थे जैसे कि उस हैंगिंग हाउस के अंदर थे और हर सिंबल सेम था, लेकिन जो कॉर्नर्स में वर्डिंग्स थी वो अलग थी। और सबसे पुरानी जो वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स उनको मिली हैं वो किंकी रीजन के आसपास की हैं और जो स्ट्रीमर वाली वीडियो के अंदर जो घर था वो भी किंकी रीजन के अंदर ही है, यानी कि ये सब जो डिसअपीयरिंग हो रही है ये सब की शुरुआत किंकी रीजन से ही हुई है और अब वो बाकी रीजन्स के अंदर भी स्प्रेड हो गई है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं पता है। अब ओजावा चिहिरो को एक वीडियो दिखाता है जो कि जनवरी 2014 की थी, जिसके अंदर एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बेटी के साथ अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था और उस सोसाइटी के पार्क में भी ट्री था जिस पर उस आदमी की बेटी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। खैर उनका अपार्टमेंट बिल्डिंग 5 में था और वो वहां पर बड़ी खुशी खुशी रहने लगे। फिर हम 2 महीने बाद की वीडियो देखते हैं जिसमें उस आदमी की माँ बिल्कुल सुन्न हो गई थी और वो भी अजीब बर्ताव कर रही थी और जब उसका बेटा विंडो बंद करने जाता है तो वो बैठकर बाहर ही देख रही होती है और ये कहती है कि उसे देखना है और फिर वो अपनी बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी को विंडो के बाहर कुछ दिख रहा था कि तभी शॉकिंगली उस आदमी की माँ विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और तभी एक लेडी ऊपर से नीचे कूद जाती है और नीचे लगे हुए फेंसेस में आकर वो खत्म हो गई थी। अब इस वीडियो के अंदर सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी की माँ ऐसे बर्ताव कर रही थी, ऐसे बोल रही थी जैसे कि उसको पहले से पता हो कि कोई लेडी यहाँ पर खत्म होने वाली है। उस वीडियो को देखकर चिहिरो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ओजावा उसे दिखाता है कि उस वीडियो के अंदर जो बिल्डिंग 5 थी सेम वही बिल्डिंग 5 उस कर्स्ड वीडियो के अंदर भी है, यानी कि वो लड़की की डिसअपीयरेंस वाली वीडियो में, वो स्कूल ट्रिप वाली वीडियो और वो टूरिंग वाली वीडियो और वो स्ट्रीमर की वीडियो सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है और वो बिल्डिंग 5 वाली वीडियो और वो कर्स्ड वीडियो भी उन्हीं डिसअपीयरेंस के साथ जुड़ी हुई थी। फिर ओजावा उसे एक और वीडियो दिखाता है जो कि 2010 की थी और एक टीवी क्रू ने रिकॉर्डिंग करी थी जिसके अंदर वो उसी बिल्डिंग 5 वाली सोसाइटी में गए थे जहां पर पार्क में बहुत सारे बच्चे माशीरा सामा नाम की एक गेम खेल रहे थे और वीडियो खत्म होने के बाद चिहिरो पूछती है कि उस वीडियो के अंदर खास क्या था, तो ओजावा बताता है कि उस वीडियो के अंदर जो वो बच्चे गेम खेल रहे थे वो एक श्रापित गेम है। खैर इन सबको देखने के बाद में चिहिरो को समझ में आ गया था कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो वो ओजावा को ये कहती है कि अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो बिल्कुल भी अकेले कहीं पर ना जाए और अकेले तो उस स्टोरी पर बिल्कुल काम ना करे। एनीवेज अब चिहिरो अपनी एक फ्रेंड मीका के पास जाती है जो कि सिंबल्स और अकल्ट की एक्सपर्ट थी और वो मीका को वही सिंबल दिखाती है और मीका उसको ये बताती है कि वो सिंबल किसी बहुत ही डेंजरस पर्सन की स्पिरिट से कनेक्टेड है और तभी वो चिहिरो से माफी मांगती है और बताती है कि वो कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक मंकी है और तभी मीका बहुत डर जाती है, इतनी ज्यादा कि वो अचानक से खड़ी हो जाती है और उसके हाथों से चिहिरो का फोन भी नीचे गिर गया था और जब चिहिरो अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो हम चिहिरो के पीछे एक पेल व्हाइट हाथ देखते हैं जिसको देखकर मीका इतनी डर गई थी कि वो सीधे वहां से भाग जाती है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी था वो बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही गलत कहानी पर रिसर्च कर रहे थे।
खैर अब वो मंकी वाला क्या सीन है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन इस मंकी वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि ये मंकी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ओजावा जो होता है वो चिहिरो को एक वीडियो सेंड करता है जिसके अंदर सायामा और मीगोरो के इंटरव्यू की एक और वीडियो थी जो कि पहले इंटरव्यू के 5 महीने बाद की थी। और उसके अंदर मीगोरो बहुत ही परेशान लग रहा था और वो सायामा को बता रहा था कि एक रात वो घर पर आराम कर रहा था कि तभी उसे घर के बाहर से किसी की आवाज आती है। तो उसने बालकनी से बाहर देखा तो बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका सर पीछे की तरफ लटक रहा था, और जैसे कि यहाँ पर खुद को खत्म करने वाला सीन होता है ना, बिल्कुल वैसे। और फिर वो सायामा को उस लड़के की वीडियो भी दिखाता है जो कि उसने उस रात रिकॉर्ड करी थी। उस रात कोई उसके अपार्टमेंट का दरवाजा बहुत जोर जोर से खटका रहा था। उस इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद फिर मीगोरो और सायामा एक शेमन के पास जाते हैं। वहां पर शेमन मीगोरो को क्लेंस करने की कोशिश करता है और ये सब सायामा रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी अचानक से शेमन को कुछ होने लगता है और उसे क्लेंजिंग रोकनी पड़ती है। वो मीगोरो को बताता है कि ये स्पिरिट बहुत ही स्ट्रांग है और इसलिए उन्हें क्लेंजिंग नहीं अब एग्जॉर्सिज्म करना होगा, और एग्जॉर्सिज्म वो अकेले नहीं कर सकता, और इसलिए तब तक खुद को सेफ रखने के लिए मीगोरो घर पर कोई भी पेट रख ले। जिसके बाद में हमें ओजावा को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पर मिस्टीरियस वे से गायब हुए लोगों के बारे में सर्च कर रहा था और उसे रिसेंटली में ही गायब हुई एक फैमिली के बारे में पता चलता है। और जब वो और रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि उस परिवार के घर में भी वही सिंबल था और वो फैमिली उसी शहर के अंदर थी। तो वो जल्दी से जाकर चेक करता है और उसको वो घर मिल भी जाता है। लेकिन तभी हम वहां पर देखते हैं उसी मुड़ी हुई गर्दन वाले लड़के को जो कि ओजावा के पीछे था, और ओजावा को भी अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। जब वो पीछे मुड़ता है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी चिहिरो वहां पर ओजावा को कॉल करके बुलाती है क्योंकि उसको कुछ पता चल गया था। खैर अब हम एक बहुत ही पुराने इंटरव्यू को देखते हैं जिसमें एक रिपोर्टर कुछ स्कूल गर्ल्स से बातें कर रही थी और वो स्कूल गर्ल्स उस रिपोर्टर को ये बता रही होती है कि इंटरनेट पर एक मैसेज बहुत ही फेमस है जिसके अंदर एक सिंबल इंक्लूडेड है, और मैसेज ये है कि अगर कोई इस मैसेज को 3 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। और ये स्कूल गर्ल्स इन सब चीजों को मजाक में ले रही थी। फिर ओजावा चिहिरो को बताता है कि उन स्कूल गर्ल्स ने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया था और वो कुछ ही दिनों में अचानक से गायब हो गई थी। जिसके बाद चिहिरो और ओजावा लंच करने लगते हैं और ओजावा तभी चिहिरो को ये बताता है कि ये जो भी डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं उनसे उस सिंबल का कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है, क्योंकि जहां जहां पर भी वो सिंबल दिखता है वहां वहां लोग गायब हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका कोई भी ट्रेस नहीं बचता। ओजावा बोल रहा था कि वो सब पता कर लेगा, लेकिन चिहिरो ये कहती है कि वो उसे अकेले काम करने नहीं दे सकती। फिर इसके बाद में चिहिरो ओजावा को लेकर मीगोरो के पास जाती है और 5 साल में मीगोरो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था। उसकी स्माइल खत्म हो गई थी, देखने से लग रहा था कि वो ठीक से सोता भी नहीं था। उसके घर के अंदर ढेर सारी बिल्लियां भी थी। अब मीगोरो उनको ये बताता है कि जब शेमन ने उसकी क्लेंजिंग करने की कोशिश करी थी तो उसे कुछ ही दिन बाद उसे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में लाल कपड़े पहनी एक लेडी दिखाई दी थी, और वो चिहिरो और ओजावा को उस लेडी की वीडियो भी दिखाता है। वो बताता है कि उसने पुलिस को बुलाया और उन्होंने अपार्टमेंट चेक किया, लेकिन अपार्टमेंट में कोई नहीं था। अब वो इससे इतना डर गया था कि वो तुरंत ही अपने फ्रेंड के पास जाकर रुक गया, और अब अगले दिन वो अपने साथ एक हैमस्टर पेट लेकर आया और कुछ दिन में वो हैमस्टर मारा गया। तब उसको समझ में आया कि शेमन ने उसे पेट रखने के लिए क्यों कहा था। असल में ये जो पेट थे ना, वो मीगोरो के साथ जो होने वाला था उसको अपने ऊपर ले लिया करते थे, और इसलिए पिछले 5 सालों से मीगोरो के पास बहुत सारे पेट्स थे और उसके ढेर सारे पेट्स खत्म भी हो गए थे। अब मीगोरो ये कहता है कि वो कर्स्ड वीडियो सब झूठ हैं, क्योंकि कर्स्ड वीडियो देखने के 2 साल बाद ये सब शुरू हुआ था, ठीक उसके बाद जब सायामा ने उसका इंटरव्यू लिया। खैर फिर इसके बाद में ओजावा और चिहिरो वहां से निकल जाते हैं और वापस जाकर और रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि ओजावा ने भी बेसमेंट में फिश रखी हुई थी। फिर ओजावा को सायामा के टेप्स और वीडियोस के कलेक्शन में बस एक आखिरी टेप मिलती है जिसमें किंकी रीजन के एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड यानी कि मासारू सामा के बारे में बताया गया था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि बहुत पहले किंकी रीजन में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम मासारू था। मासारू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसका उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी माँ इतनी बीमार हो गई कि वो नहीं बच पाई और मासारू बस रोता रहा, और ऐसे ही रोते रोते रात हो गई। तभी उसे एक पहाड़ी के ऊपर से एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। एक आवाज आई जो कि मासारू को बुला रही थी, तो वो जल्दी से भागता हुआ पहाड़ के ऊपर चला जाता है। वहाँ मासारू को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसके हाथ में एक स्टिक थी, और वो मासारू से कहता है कि वो भगवान है, गॉड है, और वो मासारू को एक विश देगा। ये बात सुनकर तुरंत ही मासारू कहता है कि वो उसकी माँ को वापस जिंदा कर दे। तो उसकी बात सुनकर वो गॉड ये कहता है कि वो उसकी माँ को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो मासारू को एक वाइफ दे सकता है जो कि उसका ख्याल रखेगी। फिर वो मासारू को एक पर्जिमोन फ्रूट देता है और वो मासारू को ये
बोलता है कि वो पहाड़ी पर खड़ा होकर ये वर्ड्स बोले जो कि थे ओई ओई आई हैव अ पर्सिमॉन। और अगर उसकी आवाज सुनकर वो वहां पर आ गई, यानी कि लड़की आ गई और उसने वो पर्सिमॉन खा लिया, तो वो मासारू की वाइफ बन जाएगी। अब वो गॉड मासारू को वो पर्सिमॉन देकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सिमॉन सड़ा हुआ था, जो कि साफ दर्शाता है कि ये गॉड नहीं बल्कि कुछ तो इविलनेस थी। खैर अब उस गॉड की बात मानकर मासारू वही वर्ड्स बोलता रहता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई भी पहाड़ पर नहीं आता। भूखा और माँ के दुख में रोता हुआ मासारू वहीं पर खड़ा रहा और लड़कियों को बुलाता रहा, लेकिन कोई लड़की कभी वहां पर नहीं आई और दुख में मासारू वहीं पर खत्म हो गया। फिर इसके बाद में मासारू की स्पिरिट उसी पहाड़ी पर भटकने लगी और लोगों को हॉन्ट करने लगी, स्पेशली लड़कियों को। और ये देखकर गांव के लोगों ने माउंटेन पर मासारू की एक श्राइन बना दी, जहां पर वो मासारू की स्पिरिट को शांत रखने के लिए चढ़ावा भी चढ़ाने लगे थे। और उसके बाद हुआ ये कि कभी कभी ही मासारू की स्पिरिट लोगों को दिखाई देती, हॉन्ट करा करती। अब ओजावा ने सारा कनेक्शन ढूंढ लिया था। अब असल में सबसे पहली टेप में, यानी कि आज से 40 साल पहले जब वो बच्ची गायब हुई थी, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी, और उस लड़की के ग्रैंडपा ने डैम से कूदकर खुद को खत्म कर लिया था, तो असल में वो डैम उसी व्लॉगर की वीडियो के अंदर ही मौजूद था जो कि उस श्राइन पर गया था। यानी कि वो श्राइन और वो डैम ज्यादा दूर नहीं थे। और वो जो हैंगिंग हाउस था, यानी कि श्रापित घर, वो उस बिल्डिंग 5 के बिल्कुल पास था। लेकिन अब उस घर को तोड़ दिया गया था। लेकिन उन सब चीजों में एक चीज सिमिलर थी कि वो सभी वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स किंकी रीजन की ही थी, यानी कि जो कुछ भी है वो किंकी रीजन में ही है। अब यहाँ पर तो नहीं बताया गया है कि आखिरकार क्या था, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। तो किंकी रीजन में मासारू नाम का एक फोकलोर बहुत ही फेमस है, जिसके अकॉर्डिंग मासारू नाम का एक मंकी गॉड किंकी रीजन के माउंटेन्स की रक्षा करता है और श्राइन्स की भी। लेकिन इसका एक और वर्जन भी है, जिसके अकॉर्डिंग मासारू एक इविल बीइंग है और एक फॉलन गॉड है, जिसको द फॉलन गॉड भी कहा जाता है, जिसको द माउंटेन कॉलर भी कहते हैं, जो कि जवान लड़कियों को आवाज लगाता है और वो उन जवान लड़कियों का सैक्रिफाइस भी मांगता है। सो उस मासारू वाली टेप में वो जो गॉड था वो था माउंटेन कॉलर, यानी कि द मंकी गॉड। इसलिए मैंने आपको मंकी याद रखने के लिए कहा था। और आपको याद होगा कि चिहिरो जब अपनी फ्रेंड मेका के पास में गई थी, तो वो भी वहां पर वो देखकर काफी डर गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पर ये कौन है, इसलिए उसने मंकी का नाम लिया था। अब असल में ये मंकी गॉड जो था वो मासारू की हेल्प से लड़कियों को वहां पर बुलाना चाहता था और फिर वो उन लड़कियों का सैक्रिफाइस ले लिया करता। लेकिन मासारू की आवाज सुनकर कोई आया ही नहीं था और वो वहीं पर खत्म हो गया। और लोगों को ये लगने लगा कि मासारू उनको हॉन्ट करता है, जबकि असल में उन्हें हॉन्ट करने वाला वो मंकी गॉड था, जो कि मासारू की आवाज में लोगों को हॉन्ट कर रहा था। लेकिन किंकी रीजन के बाहर हुई सेम तरह की डिसअपीयरिंग्स कैसे हुई थी, ये काफी वियर्ड बात थी। खैर फिर इसके बाद में चिहिरो घर चली जाती है और ओजावा और रिसर्च करने लगता है और अब उसने एक मैप तैयार कर लिया था। आपको याद होगा कि शुरुआत में सायामा ने भी एक मैप तैयार किया था। एनीवेज तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जिसे ओजावा ने सायामा का पता लगाने का काम दिया था और उसने सायामा को ढूंढ लिया था। अब ओजावा एड्रेस लिखने लगता है और उसका पेन नीचे गिर पड़ता है, तो वो दूसरा पेन उठाकर एड्रेस लिखता है और एड्रेस लिखने के बाद में वो नीचे से पेन उठाने जाता है। लेकिन तभी उसे टेबल के नीचे से एक और मैप मिलता है और वो मैप मूवी की स्टार्टिंग वाला मैप था जो कि सायामा ने बनाया था। ओजावा देखता है कि वो मैप सेम वैसा ही था जैसा कि ओजावा और चिहिरो ने बनाया है, यानी कि सेम मैप सायामा ने बनाया था और ये दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर थे। फिर सीन आता है रेची पर और वो बेसमेंट में जाती है क्योंकि बहुत रात हो गई थी और ओजावा अभी भी काम कर रहा था। रेची बेसमेंट में जाती है और वो देखती है कि ओजावा फ्लोर पर बैठा हुआ था, काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था। तभी वो बहुत भयानक आवाज में रेची को कहता है कि थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी, और फिर इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और अचानक से उसको सीजर्स आने लगते हैं और रेची इससे डर कर वहां से घर चली जाती है। फिर अगले दिन रेची चिहिरो को सारी बात बताती है और वो दोनों बेसमेंट में चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां पर ओजावा नहीं था और सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं नीचे ओजावा का फोन भी था जिस पर उसी आदमी का कॉल आता है। वो चिहिरो को बताता है कि उसने ओजावा को कॉल करके सायामा का एड्रेस बताया था, लेकिन ओजावा उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा। तो चिहिरो ये कहती है कि वो ओजावा को सब कुछ बता देगी। खैर इसके बाद में चिहिरो को ओजावा के लैपटॉप पर वही मिसिंग केस वाली खबर मिलती है जहां पर ओजावा गया हुआ था। फिर चिहिरो भी वहां पर जाती है। वहां पर वो उस घर की विंडो पर सेम सिंबल देखती है और तभी चिहिरो को अपने पीछे ओजावा दिखता है जो कि किसी के पोजीशन में था और कुछ बड़बड़ा रहा था। तो चिहिरो उसको होश में लेकर आती है और उसको अपने घर लेकर जाती है। अब ओजावा चिहिरो की बेटी की फोटो को देखता है तो वो ये बताती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। खैर ओजावा बहुत परेशान था और वो काफी डरा हुआ था कि उसका हाल भी कहीं बाकियों जैसा ना हो जाए। तो चिहिरो कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। फिर ओजावा चिहिरो को बताता है कि उसे अपने सोर्सेज से ये पता चला है कि वहां से भागने में किसी ने सायामा की हेल्प करी थी और अब
उसे सायामा का एड्रेस मिल चुका है और वो इतने दिनों से अपनी वाइफ के साथ माउंट फूजी के पास रह रहा है। फिर बिना देरी किए वो दोनों ही माउंट फूजी के लिए निकल पड़ते हैं। अब ओजावा ये बताता है कि सारी दुनिया छोड़कर सायामा माउंट फूजी के पास ही क्यों रह रहा है, तो चिहिरो उसको बताती है कि माउंट फूजी जापान का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाला पहाड़ है और उसके आसपास इविल एनर्जी की शक्ति कम हो जाती है। मीनवाइल हम रेची को देखते हैं जो कि बेसमेंट की साफ सफाई कर रही थी और वो नोटिस करती है कि ओजावा की मछली मारी गई है, यानी कि ओजावा जल्दी खत्म होने वाला था। फिर हमें ओजावा और चिहिरो को दिखाया जाता है जो कि माउंट फूजी के पास एक घर तक पहुंच गए थे जहां पर सायामा रह रहा था और इन सबको ओजावा अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डिंग तो चलेगी ही, तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और अंदर से बहुत गंदी बदबू उनको आ रही थी, तो वो अंदर बहुत सारे खत्म हुए जानवरों को देखते हैं। मतलब कि वो जो कोई भी इविल स्पिरिट थी वो सायामा के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मीगुरो ने ओजावा और चिहिरो को एक बात बताई थी कि एक बिल्ली 1 साल तक जिंदा रहती है और सायामा के घर में तो बहुत सारे जानवर थे, वो भी खत्म हो गए थे। इसका एक ही मतलब था कि वो इविल स्पिरिट बहुत ही शक्तिशाली है और अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि वो सायामा को खत्म कर दे। खैर अभी दोनों अंदर जाकर सायामा को ढूंढने लगते हैं और वो उनके पास आकर खुद ही खड़ा हो जाता है और उसने एक आई पैच पहना हुआ था जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाले व्यक्ति ने पहना था जो कि उसके सामने था, यानी कि उसने अपना ही फ्यूचर देखा था। खैर तभी वहां पर सायामा की वाइफ आती है जो कि जानवरों की तरह बर्ताव कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर भी इविल का हमला हुआ था और फिर वो चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है। ओजावा सायामा से पूछता है कि वो बिना बताए क्यों चला गया था, तो सायामा ये कहता है कि उसे कभी भी उस कहानी पर काम नहीं करना चाहिए था। और तभी अचानक से सायामा चिहिरो को उल्टा सीधा बोलने लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, तो ओजावा बीच में आकर सायामा को चुप करा देता है और कहता है कि वो दोनों सब कुछ ठीक कर देंगे। खैर ये सुनने के बाद में सायामा उन दोनों के पास आता है और अपनी आई पैच निकाल देता है। हम देखते हैं कि उसकी आंख के अंदर, उसकी आई सॉकेट के अंदर आंख ही नहीं थी, जैसे कि उसकी आंख कहीं पर गायब हो गई हो। फिर सायामा विंडो के पास जाता है और तभी उसकी बीवी नीचे कूद पड़ती है और बाहर लगे हुए फेंसेस पर जाकर खत्म हो जाती है। ये सेम सीन वैसा ही था जैसे हमने बिल्डिंग 5 वाली टेप के अंदर देखा था, जिसमें वो बूढ़ी महिला विंडो के पास थी और एक लेडी वहां पर खुद को खत्म कर लेती है। खैर फिर अब सायामा टेबल से एक पेपर उठाता है और ओजावा को दे देता है। फिर वो विंडो खोलकर बाहर जाता है और अपनी उसी आई सॉकेट के अंदर, जिसके अंदर आंख नहीं थी, उसी में उस फेंस को घुसाकर खुद को खत्म कर लेता है, जिसकी वजह से होता यह है कि सायामा भी खत्म हो गया था। और ये देखकर तो ओजावा और चिहिरो जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार यहाँ पर चिहिरो के ऊपर सायामा क्यों चिल्ला रहा था। खैर रास्ते में ओजावा वो कागज देखता है जो कि सायामा ने उसको दिया था और कागज में एक और पेन ड्राइव थी जिसमें एक कल्ट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मौजूद थी, जिसके अंदर सारी लेडीज मौजूद थी जिन्होंने अपना कोई ना कोई करीबी खोया था। किसी ने अपना बच्चा, किसी ने हस्बैंड, तो किसी ने अपना लवर। और वो सभी लेडीज वहां पर एक पत्थर की पूजा करा करती थी जिसे वो याशिरो सामा बुलाया करते थे और उनका मानना था कि वो किसी तरह का गॉड था। खैर उस डॉक्यूमेंट्री में ओजावा देखता है कि चिहिरो भी उस कल्ट में मौजूद थी। जी हाँ, तो वो चिहिरो से इस बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी बेटी खत्म हो गई थी, उसे किसी ने खत्म कर दिया था। वो बताती है कि एक दिन वो पार्क में बैठी हुई थी अपनी बेटी के साथ में, लेकिन उसकी आंख लग गई थी और जब वो उठी तो उसकी बेटी वहां पर नहीं थी, गायब थी, क्योंकि किसी ने उसकी बेटी को उठाकर नदी में फेंक दिया था और जिसने ऐसा किया था वो कभी भी पकड़ा नहीं गया और इसलिए उसने उस कल्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसने वो कल्ट जल्दी ही छोड़ दिया था क्योंकि उनके तौर तरीके काफी अजीब थे। चिहिरो उसको बताती है कि वो कल्ट 10 साल पहले बंद हो गया था क्योंकि वो पत्थर वहां से अचानक गायब हो गया और उसके बाद उस कल्ट का ऑर्गेनाइजर भी पागल सा हो गया था। चिहिरो ओजावा को बताती है कि उसका मानना है कि मासारू सामा, माशारी सामा और याशिरो सामा ये सब उस पत्थर के साथ कनेक्टेड हैं। हो भी सकता है कि ये सब कुछ एक ही हो और अगर उनको ये सब रोकना है तो उन्हें उस पत्थर को ढूंढकर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वही इसकी जड़ है। फिर चिहिरो ओजावा को ये बताती है कि जिसने वो मासारू सामा वाली स्टोरी लिखी थी वो उसी बिल्डिंग 5 वाली सोसाइटी में रहती है, यानी कि अब उन्हें किंकी रीजन में जाना था। तो वो दोनों बिना देर किए किंकी रीजन के लिए निकल पड़ते हैं और अगले दिन वो दोनों किंकी रीजन पहुंच गए थे। अब वो दोनों वहां पर एक बूढ़ी महिला से मिलते हैं और वो उन दोनों को बताती है कि मासारू सामा किंकी रीजन की बहुत ही फेमस फोकलोर है जिसके 2 वर्जन हैं। एक वो वाला वर्जन है जिसके अंदर परसिमोन फ्रूट है और मासारू सामा है। दूसरा वर्जन ए फॉलन मंकी गॉड का है जो कि लड़कियों का सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि लड़कियों का सैक्रिफाइस वाली चीज बिल्कुल सच थी। खैर फिर वो बूढ़ी महिला उन दोनों को बोलती है कि बहुत साल पहले उस सोसाइटी के पार्क में लगे हुए पेड़ पर एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे ने खुद को खत्म कर लिया था और उसकी माँ जल्दी से उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक वो खत्म हो गया था। अब उस लड़के की माँ ने अपने बेटे को नीचे उतारने के लिए उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बेटे की गर्दन टूटकर पीछे की तरफ लटक गई और वो इसी लड़के का गोश्त है जो कि अब तक दिखता आ रहा था, यानी कि मीगुरो और ओजावा को हॉन्ट कर रहा था। अब वो बूढ़ी महिला ये बताती है
कि इसके बाद उस लड़की की माँ पागल सी हो गई थी और किसी तरह के सिंबल्स पर पेपर बनाकर हर जगह लगाने लगी। और ये सुनकर चिहिरो उस बूढ़ी महिला को वो सिंबल दिखाती है तो वो ओल्ड लेडी ये कहती है कि उस सिंबल में जो लिखा हुआ है ना वो सिंबल नहीं है बल्कि उसी लड़के का नाम है जिसने खुद को खत्म किया था। और इससे हमको ये तो पता लग गया था कि उसने ये सारे सिंबल्स अपने बेटे को जिंदा करने के लिए जगह जगह लगाए हुए थे, और वो भी उस मंकी गॉड के चलते, यानी कि वो उसका इस्तेमाल कर रही थी, उसके सहारे ऐसा करना चाहती थी। लेकिन बदले में ऑब्वियस सी बात है उसको सैक्रिफाइस चाहिए होंगे, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर लोग गायब क्यों हो रहे थे। और एक बात जो मूवी के अंदर नहीं बताई गई है वो मैं बताता हूँ कि उस लड़के की माँ ने वो सारे सिंबल्स खाली अपार्टमेंट्स या फिर ऐसी जगहों पर लगाए थे जो कि अबेंडेंड थे या फिर जहाँ पर कोई रहता नहीं था। और ये वही लेडी है जो कि मीगुरो के अपार्टमेंट की बालकनी में यानी कि वुमेन इन द रेड ड्रेस थी, क्योंकि अब उसका गोस्ट लोगों को हॉन्ट कर रहा था, यानी कि वो भी जिंदा नहीं बची। यानी कि मीगुरो ने जो अपनी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल सच था। अब वो बच्चा जिसने खुद को खत्म किया था वो उसी घर में रहता था जिस घर में वो स्ट्रीमर गया था, यानी कि उस हैंगिंग हाउस के अंदर वही बच्चा और उसकी माँ रहा करती थी जो कि रेड ड्रेस वाली है, और वो घर उसी सोसाइटी के बिल्कुल बगल में ही हुआ करता था। फिर इसके बाद वो बूढ़ी महिला उन दोनों को अपने साथ बिल्डिंग 5 में लेकर जाती है, क्योंकि वहां से मासारू सामा का माउंटेन बहुत अच्छे से दिखता है। और फिर वो दोनों को उसी रूम में लेकर जाती है जिस रूम को हमने बिल्डिंग 5 वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पर वो बूढ़ी महिला विंडो के पास बैठी हुई थी जिसने कि उस लेडी को कूदकर खुद को खत्म करते देखा था, यानी कि वो वही लेडी इन द रेड ड्रेस थी। और वो उस लड़के की माँ थी जिस लड़के ने खुद को उस पेड़ के पास खत्म कर लिया था। और इसी लेडी का गोस्ट यहाँ पर दिखाई दिया था मीगुरो को। तो अब आपको यहाँ पर पूरा खेल समझ में आया होगा कि ये जो कल्ट है और यहाँ पर ये जो इविल गॉड है वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, ऐसी ही लेडीज को ढूंढता है जिन्होंने खुद का कोई खोया होता है, और बाद में वो उसको पाने की चाह में खुद को ही सैक्रिफाइस कर लेती हैं। खैर अब वो बूढ़ी महिला उनको ये बताती है कि उस माउंटेन पर मासारू सामा की श्राइन है, और बहुत टाइम पहले जब वो ओल्ड लेडी जवान हुआ करती थी तब उस श्राइन में एक पत्थर भी हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गया और उसकी जगह वहां पर डॉल्स ने ले ली थी। और यहाँ पर वो उसी श्राइन की बात कर रही थी जिसे हमने उस व्लॉगर की वीडियो में देखा था, यानी कि वो रेड पोल जो थे। अब वो बूढ़ी महिला बताती है कि 10 साल पहले एक रूमर स्प्रेड हुआ था कि किसी ने उस पत्थर को वापस से अपने आप उस श्राइन में आते देखा है। और ये सुनकर चिहिरो और ओजावा समझ गए थे कि बहुत सालों पहले जब वो पत्थर उस श्राइन से गायब हुआ था तब वो उस कल्ट के पास चला गया था, और 10 साल पहले जब वो पत्थर कल्ट से गायब हुआ तो वो वापस से अपनी श्राइन में आ गया होगा। यानी कि इस ईविल को तो खाली सैक्रिफाइस चाहिए और वो उसी पत्थर के रूप में यहाँ पर रखा जाता था। खैर अब उन दोनों को पता लग गया था कि उनको कहां पर जाना है, तो वो दोनों कार में बैठकर उसी पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनको वही वुमन इन द रेड मिलती है और चिहिरो जोर से ब्रेक लगा देती है, जिस वजह से चिहिरो के फोरहेड पर चोट लग गई थी। और यहीं पर चिहिरो को वो चोट लगी हुई थी जो कि मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था, यानी कि इसके बाद ही कुछ होगा जिसके बाद में चिहिरो वो वीडियो बनाएगी। अब उस लेडी के गोस्ट को देखकर चिहिरो कार्स को पीछे मोड़ती है, लेकिन पीछे उसका बेटा यानी कि टूटी गर्दन वाले लड़के की स्पिरिट वहां पर आ गई थी। तो चिहिरो जल्दी से कार को आगे करती है और तेज चलाकर उस लेडी के गोस्ट को ही कार से उड़ा देती है और वहां से कार भगाने लगती है। रास्ते में चिहिरो ओजावा को बताती है कि हो सकता है कि वो पत्थर जब उस कल्ट से गायब हुआ था तो श्राइन में आने से पहले वो पत्थर पक्का उसी हैंगिंग हाउस में आया होगा, क्योंकि वो लेडी जो थी जिसका बेटा खत्म हुआ था वो लेडी अपने बेटे को वापस से जिंदा करना चाहती थी, और इसलिए उस घर के फ्लोर में वो बड़ा सा होल भी था। और ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि आखिरकार हो क्या रहा था, और आप क्रोनोलॉजी समझिए। खैर फिर इसके बाद में वो दोनों श्राइन तक पहुंच जाते हैं और चिहिरो उस पत्थर को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर वो पत्थर नहीं था। तो ये देखकर चिहिरो गुस्से में वो श्राइन ही तोड़ने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गई थी, यानी कि उसका अलग ही मैटर चल रहा था। अब अचानक से उसे जंगल से कुछ आवाज आती है, तो वो दोनों जाकर चेक करते हैं तो उन दोनों को जंगल में एक पेड़ दिखाई देता है। और आपको याद होगा कि एक क्लिप के अंदर जंगल से कुछ लड़कियों को आवाज आई थी जिसके बाद ही लड़कियां गायब हुई थी। तो ये वही जंगल है जिसके पीछे हम मासारू सामा का हाथ देखते हैं, जी हाँ, यानी कि मंकी गॉड का। और तभी पीछे से चिहिरो ओजावा को कहती है कि थैंक यू, और जैसे ही ओजावा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो पत्थर चिहिरो के पीछे था, और चिहिरो ये कहती है कि थैंक यू कि वो उसकी जगह पर आया और वो बहुत अच्छा दोस्त है। और दोस्तों अब फाइनली यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हमको पता लगता है कि चिहिरो ने कभी भी कल्ट छोड़ा ही नहीं था। जी हाँ, अब यहाँ पर चिहिरो को जब एहसास हुआ कि वो याशिरो सामा यानी कि उसी पत्थर को ढूंढ रही है, तो उसने ओजावा का सैक्रिफाइस देकर अपनी बेटी को वापस जिंदा करने का प्लान बनाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज में फंसती चली गई थी। मे बी देखो स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब उसको पता लगा कि हाँ ये पॉसिबल है, ये सब रियल है, तो उसने फैसला किया कि वो यहाँ पर ओजावा का ही सैक्रिफाइस दे देगी। खैर फिर ओजावा देखता है कि मासारू उस पेड़ के पीछे से निकलता है, और यहाँ पर आप मासारू और बाकी नामों से कंफ्यूज मत होना, सारे के सारे एक ही चीज है। और वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। वो बहुत सारी आंखें ओजावा की तरफ भेजता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर जो सायामा था उसकी आंख कहाँ गई थी।
यहाँ पर ये जो गॉड है उसके पास ढेर सारी आंखें हैं और वो आंखें ओजावा को जकड़ लेती हैं और उसे खींचकर उसी पत्थर के अंदर ले जाती हैं और हमको पता लगता है कि आखिरकार सैक्रिफाइस काम कैसे करता है और लोग गायब कैसे होते हैं। इन सब के बाद उस पत्थर के अंदर से चिहिरो की बच्ची की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर चिहिरो रोने लगी थी, यानी कि यहाँ पर एक फेक दिलासा दिया गया था इस ईविल के द्वारा। फिर मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वो मासारू सामा वाली वीडियो चिहिरो ने डाल दी थी, यानी कि ऑनलाइन अपलोड कर दी थी और लोग मासारू सामा को ढूंढने के लिए जाएंगे और मासारू सामा उनका भी सैक्रिफाइस ले लेगा। अब चिहिरो लोगों को ये बताती है कि उसका फ्रेंड ओजावा गायब है, जो कि स्टार्टिंग वाली वीडियो थी और उसके फ्रेंड का नाम वो ओजावा बता रही थी। इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि और लोग ओजावा को ढूंढते हुए मासारू सामा तक पहुंच जाएंगे और अब ये सब बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि चिहिरो जाकर अपनी बेटी को उठाकर लेकर आती है और हम देखते हैं कि ये असल में उसकी बेटी थी ही नहीं बल्कि ये वही मासारू सामा था। और हम ये भी समझ पाते हैं कि वो जो लेडी इन द रेड ड्रेस थी वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर रियलिटी क्या थी, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया था और असल में उनकी स्पिरिट जो थी ना वो यहाँ पर इनको रोकना चाहती थी ताकि ये लोग यहाँ पर मासारू सामा के पास में ना जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि वो कितना गलत था। और बूम, इसी के साथ में ये खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अबाउट अ प्लेस इन किंकी रीजन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जापानीज हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। सायामा इसलिए मारा गया था क्योंकि वो मासारू सामा की एग्जैक्ट प्लेस ढूंढ रहा था और क्योंकि मीगुरो भी सायामा की हेल्प कर रहा था तो वो भी दिक्कत में था क्योंकि ये लोग उसको रोक सकते थे और मासारू सामा को इस चीज से दिक्कत थी। अब ओजावा को वो बॉय और उसकी माँ इसलिए हॉन्ट कर रहे थे क्योंकि ओजावा भी मासारू सामा की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था और वो जो बच्ची मिसिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो जंगल के पास से गुजर रही थी और उस बच्ची के ग्रैंडपा ने खुद को खत्म इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, यानी कि वो मासारू सामा की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ रहा था। इसलिए उसका हाल भी सेम सायामा जैसा हो गया और उसने भी खुद को खत्म किया। हमको यहाँ पर ये तो पता लग गया कि जिस जिस जगह पर वो सिंबल्स थे वहां से लोग गायब हो रहे थे और वो पत्थर उन लोगों को खा रहा था, निगल रहा था। अब देखो यहाँ पर ये जो पत्थर है ये एंटिटी है, पक्का कोई आउटर स्पेस की भी हो सकती है क्योंकि जब से ये सब शुरू हुआ था वहां पर मासारू को पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक लाइट दिखाई दी थी जो कि बिल्कुल मीटियोर की तरह थी और वहीं से ये ईविल यहाँ पर आया होगा। अब देखो कल्ट के लोग जब सैक्रिफाइस नहीं ला पा रहे थे तो ये पत्थर गायब होकर यहाँ पर लेडी इन द रेड के यहाँ पर आ गया था और वो जो लेडी इन द रेड थी उसने लोगों का सैक्रिफाइस देकर अपने बेटे को दोबारा से जिंदा करने का सोचा, लेकिन मासारू सामा एक ईविल एंटिटी है और इसलिए उसने उसके बेटे को जिंदा तो किया लेकिन वो फिजिकल नहीं था बल्कि बस उसके बेटे की स्पिरिट को इस दुनिया में वापस बुलाया और वो भी वो खुद ही था। मासारू सामा ने सेम चिहिरो के साथ भी ऐसा ही किया है एंड में। पहले तो मासारू सामा बस उस पहाड़ के आसपास की लड़कियों को बुला रहा था लेकिन उस लेडी इन द रेड की वजह से मासारू सामा की इन्फ्लुएंस अब जापान के अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड हो गई थी और वो लेडी इन द रेड जब तक सैक्रिफाइस देती रहेगी तब तक उसके बेटे की स्पिरिट उस दुनिया में रहेगी, यानी कि उसके साथ में। और यहाँ पर देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर उसकी जो स्पिरिट है और उसके बेटे की स्पिरिट है वो यहाँ पर मासारू सामा तक पहुंचने से लोगों को रोकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि यहाँ पर वो जो लेडी इन द रेड है उसका बेटा उसके साथ रह पाए। एटलीस्ट ईविल ने यहाँ पर ऐसा दिखा दिया था कि हाँ वो दोनों अब साथ हैं, जबकि रियल में वो दोनों ही खत्म हो चुके थे और ये बात वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली वो एक ऐसे रेल में फंस चुके हैं जहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं भी या फिर नहीं। खैर अब एक बात ये थी कि वो सिंबल जो थे उनके ऊपर वर्डिंग्स अलग अलग थी, यानी कि उस कल्ट के मेंबर्स अभी भी एक्टिव होंगे जो कि लोगों के घर में उन सिंबल्स को लगाते थे इस उम्मीद में कि उनके लव्ड वंस वापस जिंदा हो जाएंगे। आई बिलीव कि उनके ऊपर जो सिंबल्स थे वो मेरे ख्याल से अलग अलग नाम होंगे जिन लोगों को उनके लव्ड वंस ने खोया था। और ये भी एक कारण है कि क्यों मासारू सामा की श्राइन में इतनी सारी डॉल्स थी। वो डॉल्स उन कल्ट मेंबर्स ने वहां पर रखी होंगी जिनके बच्चे खत्म हो गए थे और ये भी एक रीजन था कि ये कर्स अब पूरे जापान के अंदर स्प्रेड हो रहा था, यानी कि ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई वाकई में इसको रोकने वाला और उसको समझने वाला नहीं आ जाता। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको काफी हद तक ये फिल्म समझ में आ गई होगी। अब देखो मासारू जो था वो यहाँ पर इनोसेंट था, लेकिन यहाँ पर जो ईविल गॉड है या फिर ईविल है उसने यहाँ पर ऐसा किया, उसको ईविल बना दिया, यानी कि मासारू को। तो कई लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं लेकिन ये असल में ईविल गॉड है। मासारू जो था वो तो यहाँ पर बेचारा वैसे ही फंस गया था और ईविल उसका नाम इस्तेमाल करके लोगों को हॉन्ट कर रहा था ताकि उसका रियल नेम या फिर रियल आइडेंटिटी कभी बाहर ना आ पाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूंगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हाई रेटेड तमिल मिस्ट्री सीरीज को जिसका नाम है सुजल द वोर्टेक्स। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे